हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपन सॉल्यूशन का लेक्चर 8 पार्ट 5 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मैटिक प्रेशर देखने वाले हैं। अपन आज क्या देखने वाले हैं? ऑस्मैटिक प्रेशर। अच्छे से बात समझ में आ रही? याद होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसको कहते हैं विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स। कॉली का लैटिन वर्ड का मतलब ही होता है टुगेदर। तो आपको याद होगा पहला अपन ने देखा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा देखा था एलिमिनेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा देखा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और हमने इसके ऊपर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए, कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी किए। आज बात आगे बढ़ा रहे हैं। ऑस्मैटिक प्रेशर लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो अपने सिलेबस में इन्होंने दी है। तो ऑस्मैटिक प्रेशर पढ़ने और समझने से पहले कुछ मिलते जुलते टर्म्स आपको समझना और सीखना होगा। पहले इधर देखो, हमारे पास तीन मिलते जुलते टर्म्स हैं। एक है डिफ्यूजन जो आपने 11th में पढ़ा, दूसरा है एफ्यूजन, ये अपने सिलेबस में ही नहीं है, और तीसरा है ऑस्मोसिस। तो बेटा पहले मैं बात कर रहा हूँ डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन का मतलब है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पे वर्ड सैल्यूट या सॉल्वेंट यूज नहीं किया गया। पहली चीज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि मोशन किस किस में होता। तो आप जबरदस्त जानते हो कि गैस मूव करती है रैंडमली, मगर आपको ये भी बताते चलूं कि लिक्विड के अंदर भी मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं। और ये हमें पहली बार ब्राउन नामी साइंटिस्ट ने बताया था जो बोटैनिस्ट थे। तो ब्राउनियन मूवमेंट के नाम से ये जाना गया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इसको अपन सीखेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यानी कि लिक्विड और गैस दोनों मूव कर सकते हैं। फिर सॉलिड सिर्फ वाइब्रेट करती है, एक फिक्स पाथ से आगे और पीछे होती है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना चाहिए जहाँ ज़्यादा है वहाँ से, जहाँ कम है उसकी तरफ। एग्जाम्पल, आपने डीओ लगा कर आए, एक अच्छी सी स्मेल आ रही है आपके शर्ट पर से, मगर आप जैसे ही क्लास में इंटर होगे आप देखोगे दूसरे बच्चों को भी वो स्मेल आ जाती है। इसका मतलब वो आपके शर्ट के ऊपर वो गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे थे, और जैसे जिस क्लासरूम में आप गए वहाँ पर दूसरी जगह उसके मॉलिक्यूल्स कम थे, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, वहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम है, उसका मूवमेंट हो गया। यानी डिफ्यूजन गैस और लिक्विड दोनों में पॉसिबल है। इज इट क्लियर? आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो थोड़ा सा दूध थोड़ा सा पानी दोनों को पास पास गिरा दो, थोड़ी देर के बाद देखो दोनों मिक्स्ड हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट एफ्यूजन, यानी लिक्विड्स में अगर हाई प्रेशर, जैसे अपन पेड़ों को पानी डाल रहे हैं, फ्रेंड आ गया, अपन ने आगे थंब रख दिया तो हाई प्रेशर से लिक्विड निकल गई, या कार वॉश को या बाइक वॉश को लेकर चले गए तो देखा हाई प्रेशर से लिक्विड आ रही नोजल से, पॉइंटेड होल से, नोजल से अगर हाई प्रेशर से लिक्विड फ्लो होती है तो वो एफ्यूजन। तो जितने फॉन्टास है, जितने फव्वारे हैं, फॉन्टास हैं, आजकल तो मैरिज अरेंज में भी बड़े तालाब पे यहाँ लगे हुए हैं फॉन्टास, यानी कि जितने फव्वारे हैं वो एफ्यूजन प्रिंसिपल पर काम करते हैं। ये दोनों में मूवमेंट है, इसमें भी मूवमेंट है, इसमें भी मूवमेंट है, इसमें प्रेशर के कारण है, इसमें नॉर्मल है। अब आ जाओ ऑस्मोसिस। Osmosis भी movement of molecule from a region of high concentration to a region of low concentration, मगर यहाँ पर एक कंडीशन मैं लगाऊंगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसलिए ये जनरली लिक्विड्स में देखा जाता है। यानी मूवमेंट ऑफ molecule from a region of high concentration to a region of low concentration across semi permeable membrane। थोड़ा अभी रुको, अभी लिखना नहीं है, अभी समझना है, पूरी अभी नहीं हुई। हम सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, सोल्यूशन पढ़ रहे तो हमारे पास जहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम होगा सैल्यूट का, वहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, और जहाँ सैल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो सुनो अब ध्यान से ऑस्मोसिस की डिफिनेशन है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, केमिस्ट्री की लिखा रहा हूँ, बायोलॉजी से मेरा कोई लेना देना नहीं। तो बायोलॉजी की डिफिनेशन जो आपके बायोलॉजी टीचर लिखाएंगे वो लिखेंगे। इंजीनियरिंग स्टूडेंट को टेंशन ही नहीं, बायोलॉजी नहीं पढ़नी पड़ती है। तो ध्यान से सुनो, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
क्योंकि यहाँ टर्म कॉन्सेंट्रेशन यूज़ किया गया सैल्यूट का, तो जहाँ सैल्यूट ज़्यादा होगा वहाँ सॉल्वेंट कम होगा, इसलिए चलने फिरने के परमिट किया कौन? परमिएबल मेम्ब्रेन। तो उसने परमिट किया सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। अपन घर के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। आप देखो, मम्मी जिस दिन छोले की सब्जी बनाती है उस दिन रात में चने को पानी में रख देती हैं, तो चने को पानी में रख देती हैं तो चने के अंदर पानी अंदर जाने लगा और सुबह देखते हैं आप तो चना फूल जाता है। ये तो सभी ने देखा होगा, क्लियर? चना फूल सा जाता है, क्लियर? या फिर हम अचार डालते हैं तो कैरी को नमक में डालते हैं, कैरी के में जब नमक डालते हैं तो अंदर से पानी बाहर निकल आता है। या आप तरबूज खाए, खीरा खाए, कुकुम्बर खाए, वाटरमेलन खाए, उसमें आप नमक डालो, थोड़ी देर में प्लेट में पानी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑस्मोसिस यानी कि सॉल्वेंट बाहर की तरफ आने लगा मेम्ब्रेन के थ्रू। क्लियर? अब ज़रा ध्यान से सुनो, चने के अंदर कौन जा रहा? पानी। चने की मेम्ब्रेन कौन सी है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। चना फूल गया तो ऑस्मोसिस हो गया। यहाँ तक अच्छे से बात आ गई? ध्यान से सुनो बेटा, यहाँ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल चने के अंदर मूव कर रहा तो अंदर जा रहा, तो हम बोलेंगे एंड ऑस्मोसिस। चने के अंदर पानी गया तो आप क्या बोल रहे हो? एंड ऑस्मोसिस। अब देखो, अगर हमने अंगूर को सुक्रोज सॉल्यूशन में रख दिया, हमने अंगूर को सुक्रोज सॉल्यूशन में रख दिया, ये सुक्रोज सॉल्यूशन है, हमने अंगूर को सुक्रोज सॉल्यूशन में रखा तो ये सुकड़ गया तो पानी बाहर आ गया, तो इसको बोलेंगे एक्स ऑस्मोसिस। पानी अगर अंदर जाएगा तो एंड ऑस्मोसिस, पानी अगर बाहर आएगा तो एक्स ऑस्मोसिस। अब लिखने लगो डिफिनेशंस। पहली डिफिनेशन ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, movement of solvent molecule from a region of low concentration to high concentration, from a region of low concentration to high concentration across, हाईलाइट करके लिखो, across semi permeable membrane, across semi permeable membrane, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ब्रैकेट में लिखो, अलाउ ओनली सॉल्वेंट टू फ्लो, अलाउ ओनली सॉल्वेंट टू फ्लो, ये सिर्फ सॉल्वेंट को फ्लो होने देगी, सैल्यूट को नहीं। ऑस्मोसिस की डिफिनेशन हो गई। नेक्स्ट लाइन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन की बनी होती है। प्लांट्स में, एनिमल्स में गैल ब्लैडर में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मिलती है। आपने एनिमल्स के सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देखी भी होगी। जो ढोल होता है, ढोल जहाँ बजाते हैं, वो जो कवर है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जॉ सेट, ड्रम सेट जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ढोल, जॉ सेट, या छोटे बच्चों को खेलने की वो डुगडुगी आती है जिसमें मेम्ब्रेन रहती है, वो भी गॉल ब्लैडर की रहती है। चर्बी जिसे कहते हैं उससे बनाई जाती है गॉल ब्लैडर की। और आर्टिफिशियल जो लेबोरेटरी में बन रही, ढेर सारे ढोल बनना है, जॉ सेट बनना है, कई जगह यूज़ होना है, तो आर्टिफिशियल जो लेबोरेटरी में बनती है वो कॉपर फेरोसाइनाइड की होती है, साइनाइड। आर्टिफिशियल, इट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड। ये चीज़ें याद रखेंगे क्योंकि अपने को हर चीज़ जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो ताकि अपन अच्छे से ज़्यादा स्कोर करें। ये आपके टेक्स्ट बुक, आपके स्कूल की किताबों में नहीं होती, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो टीचर के पास एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज और अपनी डिग्रियों से आता है, और उसको कहाँ पर कितनी देना है वो टीचर देते चलता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मालूम हो गई। अब देखो,
हमने चने को, चना क्या है? सेल है, चना सेल से बना हुआ है। चने को पानी में रखा तो पानी अंदर की तरफ गया, इसका मतलब चने के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। बिल्कुल सही है, स्टार्च चने के अंदर ज़्यादा है और जो पानी में रखा उसमें कॉन्सेंट्रेशन कम है। ऐसे वाले कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक। क्या बोलेंगे बेटा? हाइपोटोनिक। क्लियर? लिखो, when cell is placed in hypotonic solution, when cell is placed in a hypotonic solution and osmosis takes place, क्या होने लगेगा बेटा? एंड ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस एंड सेल स्वेल्स, सेल फूलने लगेगा, सेल स्वेल्स। कहाँ पर? जब हम हाइपोटोनिक में रखेंगे। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, हाईलाइट करके लिखेंगे, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज END, एंड ऑस्मोसिस। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, एक्स ऑस्मोसिस। When cell is placed in hypertonic solution, X osmosis takes place. X osmosis takes place and shell is shrinked. X osmosis takes place and shell is shrinks. Clear? Clear बेटा? Next, reverse osmosis. आपने संतरे को हाथ में पकड़ो, देखोगे संतरे के अंदर पानी भरा पड़ा है। आपने बहुत ताकत लगा दी, प्रेशर अप्लाई कर दिया तो पानी बाहर की तरफ निकल गया। जैसे जूस मशीन, जूसर्स यही काम करते हैं। फ्रूट के अंदर जो वाटर ट्रैप हुआ है उस पर प्रेशर लगा रहे हैं, वो पानी बाहर आ रहा है। तो एक्स ऑस्मोसिस हमने हाइपरटोनिक में नहीं रखा, हम सिर्फ प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। X osmosis takes place when high pressure is applied on a cell. Is called as reverse osmosis. और ये प्रोसेस आजकल अपने घर में जो किंट, एक्वागार्ड, वाटर प्यूरिफायर्स हैं, ये सभी एक किस पर? रिवर्स ऑस्मोसिस पे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर सॉल्ट्स भी प्रेजेंट है, तो ये हाई प्रेशर लगा रहे, सॉल्ट को रोक रहे, पानी को बाहर ढकल रहे, तभी जो है प्यूरिफाइड वाटर आपको मिल रहा है। क्लियर? तो एक्स ऑस्मोसिस, जितने आज हम वाटर प्यूरिफायर्स यूज़ कर रहे हैं वो उसके अंदर रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है। उम्मीद है एंड ऑस्मोसिस समझ में आ गया होगा, एक्स ऑस्मोसिस हो गया होगा, हाइपरटोनिक समझ में आया होगा, हाइपोटोनिक। नेक्स्ट एक लिखो वर्ड आइसोटोनिक, समझ ही गए होंगे। आइसोटोनिक, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल एंड आउटसाइड द सेल इज सेम, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल एंड आउटसाइड द सेल इज सेम, called as, when concentration of solution inside the cell and outside the cell are same, called as isotonic.
आपको बताता चलूँ, अपने ब्लड में आरबीसी है, वो भी सेल है। इसलिए ब्लड जब अपने आर्टरी और वेन्स में घूमता है और हमें जो आईवी फ्लूइड दी जाती है कि ग्लूकोज की ड्रिप लगा दिए या इंजेक्शन लगा दिए, तो वो भी लिक्विड आप इंजेक्ट कर रहे हो। अगर वो लिक्विड ब्लड प्लाज्मा से आइसोटोनिक नहीं रही तो दोनों कंडीशन में या हाइपो रहे या हाइपर रहे, डेथ होती है पर्सन की। इसलिए जितने आईवी फ्लूइड्स हैं दे आर आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा के साथ ये आइसोटोनिक होते हैं और अपने ब्लड के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है 0.9% NaCl का वेट बाई वॉल्यूम। इसलिए जो भी आप आईवी फ्लूइड तैयार कराओगे या जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आईवी फ्लूइड्स तैयार होती हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन 0.9% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ NaCl होता है, ताकि अपने आरबीसी के साथ कोई गड़बड़ हो, छेड़खानी ना करे। और सेल परमानेंट श्रिंक हो गया, अब वो वापस रीगेन अपनी पोजीशन नहीं कर रहा, तो ऐसे सेल को हम बोलेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल। कौन सा सेल? प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्लियर? अभी कुछ टर्म्स लिख रहे हैं, फिर अपन ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट करेंगे। पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज ऑस्मोसिस, फिर हमें सॉल्यूशन पता चले हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, फिर हमें दो टर्म पता चले एंड ऑस्मोसिस, एक्स ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन, नेक्स्ट साइड हेडिंग डाल के लिखो डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ, movement of molecule from a region of high concentration to a region of low concentration, high concentration to a region of low concentration, ब्रैकेट में लिखो गैस एंड लिक्विड, दोनों में होगा। एफ्यूजन, नेक्स्ट एफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर हाई प्रेशर, मगर यहाँ भी SPM नहीं है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है। हो गया बेटा? ये सारे जनरल टर्म्स अपने को क्लियर हो गए। अब वापस अपने टॉपिक पे लौट के आओ। याद करो, अपन ने पानी के बीकर के अंदर हमने एक चना रख दिया था लास्ट नाइट, मॉर्निंग देके चना फूल गया, इसका मतलब पानी अंदर की तरफ गया, तो बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही फ्लो हुआ, सेल्यूट नहीं हुआ। सेल्यूट चने में से निकल के बाहर नहीं आ गया। क्यों? वो मेम्ब्रेन में बैठा हुआ है, गॉड बन के, पहरेदार बन के, वो सॉल्वेंट को जाने देगा, सेल्यूट को जाने नहीं देगा। चना फूल गया, एक दिन में थोड़ा सा बढ़ गया। अगर मैं 8-10 दिन रख दूं तो क्या वो नींबू, तरबूज या फिर आम की तरह इतना बड़ा हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद पानी के मॉलिक्यूल को अंदर आने नहीं दिया जाएगा, यहाँ से प्रेशर लगाएगा, अंदर से सेल के अंदर से सेल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलके दूसरे जो सॉल्वेंट वाले आ रहे हैं उनको रोकेंगे। जैसे अपन नहीं चाहते अपने बेंच पे कोई आके बैठे तो वो बैठने लगा तो अपन धक्का लगा देते हैं, कमरे में नहीं आने दे रहे धक्का लगा देते हैं। उसी तरह के सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ना आ जाए तो अंदर से धक्का लगाया जा रहा है, उसको कहते हैं ऑस्मैटिक प्रेशर। लिखिए, साइड हेडिंग डालो, बोर्ड में आए तो ये डिफिनेशन लिखना है। ऑस्मैटिक प्रेशर, ऑस्मैटिक प्रेशर लिखो, द प्रेशर अप्लाइड ऑन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, प्रेशर अप्लाइड हुआ किस पर? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसने किया? बाय सॉल्यूशन। द प्रेशर अप्लाइड ऑन ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बाय सॉल्यूशन टू जस्ट प्रिवेंट, जो मैं बोल रहा हूँ ये पूरी लिखना क्लियर, वो बच्चों वाली मत लिख देना उठा के कि द प्रेशर विच जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, नहीं, पूरी लिखो ताकि टीचर समझ पाए। टू जस्ट प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल
inside the solution or inside the cell, the pressure just stop to flow of the solvent molecule is called as osmotic pressure. समझ में आ गई? ऑस्मेटिक प्रेशर बेटा वो प्रेशर तुमने अप्लाई किया रोकने के लिए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। चलो अब ये डायग्राम बनाओ। ये डायग्राम में ये देखो यहाँ पे सल्यूट भी है और सॉल्वेंट। ब्लू कलर से मैंने जो बनाया ये सल्यूट है, ब्लैक कलर से सॉल्वेंट है और यहाँ पे मैं पी प्रेशर एटीएम में पी प्रेशर दोनों में बराबर लग रहा, ओपन कंटेनर में रखे, ओपन एटमॉस्फेयर में रखे, मगर हम यहाँ पे पाई भी अप्लाई कर रहे। यहाँ पे ये पाई स्टैंड्स फॉर द ऑस्मैटिक प्रेशर, तो बेटा यहाँ पे हम पाई भी अप्लाई कर रहे ताकि यहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर फ्लो ना करे। तो देखो ये हमने यहाँ लगाया तो ये प्रेशर इधर लग रहा है, ये प्रेशर जस्ट दिस प्रेशर अप्लाइड हो रहा टू प्रिवेंट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, इसको आने नहीं दिया जा रहा, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मैटिक प्रेशर। क्लियर? डायग्राम बनाओ जल्दी से। यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट है, यहाँ सॉल्यूशन है, यहाँ एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेशर पाई। कॉपी करो जल्दी से। हो गया बेटा। नेक्स्ट ये एपरेटर्स का नाम है एबी एपरेटर्स, जिससे ऑस्मैटिक प्रेशर पहली बार डिटेक्ट किया गया था। ये मैं सॉल्वेंट बना रहा हूं। और ये सल्यूट भी बना, इसके अंदर मैंने सल्यूट रखा था। अब ध्यान से हम ऑस्मैटिक प्रेशर को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने, इसको बेटा स्टैंड से लगाया जाता है, स्टैंड नहीं बनाया गया वेस्ट ऑफ टाइम में। तो इसको देखो अपने को समझना है, एग्जाम में ये डायग्राम बनाने को नहीं आएगा। अगर ऑस्मैटिक प्रेशर पूछा तो ये बना सकते हो चाहो तो, नहीं तो वो भी नहीं। मगर आजकल मॉडर्न बर्कली हर्टली ऑपरेटर्स है, वो भी सिखाऊंगा अभी। चल बेटा देख इधर, बीकर में पानी भरा, हमने एक लॉन्ग नेक कोनिकल फ्लास्क और मेजरिंग ट्यूब के साथ लिया। ये नेक पर मेजरिंग लगा हुआ है, यहाँ से पूरी हाइट इसकी मेजर कर सकते हैं। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, अंदर सल्यूट रखा था। जैसे ही रखा सॉल्वेंट अंदर फ्लो हुआ, हमने 2-3 दिन के लिए एक्सपेरिमेंट छोड़ दिया। 2-3 दिन के बाद देखे तो वाटर लेवल यहाँ तक राइज हो गया। अब वाटर लेवल राइज हो गया तो हम क्या करेंगे, ऑस्मैटिक प्रेशर प्रैक्टिकली देख लेंगे कितनी हाइट राइज हुई, सोल्यूशन की डेंसिटी क्या है और ग्रेविटी। अब देखो ये ऑस्मैटिक प्रेशर में सबसे बड़ी गड़बड़ ये है, क्योंकि आप फिजिक्स जब पढ़े हो तो जानते हो कि ग्रेविटी हर जगह की अलग अलग होती है। तो यानी कि मैं शक्कर का ऑस्मैटिक प्रेशर इनमें इंडिया में निकालूं कुछ और होगा। यानी मैंने 50 ग्राम शक्कर 500 ml वाटर में मिला दी और उसका ऑस्मैटिक प्रेशर मैंने इंडिया में निकाला कुछ और आ गया, अमेरिका में निकाला कुछ और आ गया, रशिया में निकाला कुछ और आ गया, तो ये गड़बड़ जा रही। दूसरा बेटा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, 2-3 दिन लग रहे हैं। तीसरा सल्यूट की ओरिजिनलिटी भी खत्म हो गई। क्लियर? मगर पहला ऑपरेटर्स यही था। मगर आजकल जो बेस्ट यूज किया जा रहा वो है बर्कली हार्टली एपरेटस, बेस्ट है आजकल ऑस्मैटिक प्रेशर। यहाँ बर्कली हार्टली एपरेटस क्या है बेटा, 2 डिफरेंट डायमीटर्स के कंटेनर्स हैं। देखो एक लार्जर डायमीटर, इसका डायमीटर ज्यादा है, और ये इसके अंदर ऐसे करके स्मॉलर डायमीटर का एक सिलेंडर इंसर्ट कर देंगे। तो ये स्मॉलर डायमीटर का सिलेंडर एक अंदर की तरफ होता है। क्लियर?
यहाँ पर रिजर्वायर जहाँ से आप पानी यानी सॉल्वेंट भरोगे, ये BH ऑपरेटर्स है। और यहाँ एक कैपिलरी ट्यूब है और इसकी एक हाइट तक ये वाटर लेवल दिखाई दे रहा है। और बड़े बीकर के अंदर हमने सॉल्यूशन रखा, इसलिए मैं ब्लू पेन से सॉल्यूट भी बना रहा हूं और सॉल्वेंट भी। अब आपको मालूम है ये जो मेम्ब्रेन है, छोटे ट्यूब के वॉल, ये छोटे ट्यूब की जो वॉल है ये SPM से बनी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर एक गॉज मीटर लगा रहेगा। आप साइकिल के या गाड़ी में जब हवा भराने जाते हो तो टायर हवा भरने वालों की दुकान पे देखे होंगे, गोल सा मीटर लगा रहता, गॉज मीटर, जो कितने पाउंड हवा भरी बता देगा। जैसे ही हमने देखा कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर फ्लो हो रहा, हमने यहाँ पे प्रेशर बढ़ा दिया ताकि ये हाइट डिस्टर्ब ना हो। समझो अच्छे से, जैसे ही हम ये रखेंगे, पानी यहाँ से डालेंगे और ये जैसे ही हाइट रीच होगी, उसके बाद थोड़ी देर में आप देखोगे कि ये हाइट कम होने लगी। इसका मतलब पानी का मॉलिक्यूल अंदर जाने लगा। तो हमने ऊपर से प्रेशर लगाया। अभी ऑस्मेटिक डिफिनेशन में तुम पढ़े हैं, प्रेशर जस्ट अप्लाई टू स्टॉप, ताकि यहाँ पे हमने प्रेशर लगाया, ये लेवल वापस आ गया, यानी अब अंदर आने नहीं दे रहा। तो टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अक्रॉस SPM, तो तुरंत ये बता देगा इतना ATM है, तुरंत। यहाँ पे ग्रेविटेशनल का कैलकुलेशन ही नहीं होगा। तो इट इज़ ए बेस्ट। कंपटीशन में आया था, चारों ऑपरेटर्स के नाम दिए थे, एक तो AB है, एक प्रीफिक्स ऑपरेटर्स है, एक जो सो डेविड्स ऑपरेटर्स है और एक बर्कली हर्टली ऑपरेटर्स है। बेस्ट कौन सा है? BH, B फॉर बेस्ट, याद रखेंगे। बेस्ट है बर्कली हर्टली ऑपरेटर्स फॉर टू कैलकुलेट द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। उम्मीद है ऑस्मेटिक प्रेशर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन पे ऐसा प्रेशर सॉल्यूशन लगा रहा कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस फ्लो होने नहीं दे रहा। दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज, कौन सा प्रेशर बेटा? ऑस्मेटिक प्रेशर। यहाँ तक अच्छे से बात समझ में आ गई। अब आपको मैंने बताया था, देखो यहाँ तक अच्छे से क्लियर है ना सारी चीज़ें। अब मैं रब कर रहा हूँ, समझ गए? फार्मूला लिख लो, पाई इक्वल्स टू HDG। प्रैक्टिकल्स पहले क्या किया गया था, लिख लो, पाई इक्वल्स टू HDG। H हाइट राइज इन वाटर कॉलम, वो हाइट ट्यूब की जिसमें वाटर कॉलम राइज हुआ था। D डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, G ग्रेविटी। हो गया? स्टार बना के लिखो, द बेस्ट मेथड to detect practically the osmotic pressure of a solution is, the best method to detect the osmotic pressure is BH apparatus, Berkeley Hartley apparatus. Clear? Next, एक्सपेरिमेंटल हो गया। अब मैथमेटिकल लिखो, ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर मैथमेटिकल देख रहे हैं आप। ऑस्मेटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन एंड टेम्परेचर। यहाँ पे पहली बार मैं वर्ड मोलैरिटी यूज किया हूँ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में मैंने वर्ड यूज़ किया था मोलैलिटी। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ मोलैरिटी। सर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मोलैलिटी टेम्परेचर पर बेस्ड नहीं होती है और वहाँ पर हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यही देख रहे थे। तो इसलिए हम सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे। यहाँ पे सर आपने मोलैरिटी क्यों वर्ड यूज़ किया?
क्योंकि ऑस्मोसिस सेमी परमिएबल के अक्रॉस जाना है और सॉल्वेंट लिक्विड है, तो अगर कोई भी सोल्यूशन तुम लीटर में रिप्रेजेंट करोगे तो वो मोलैरिटी होता है, इसलिए यहाँ हमने वर्ड मोलैरिटी यूज किया। अच्छे से याद रखेंगे, डेल्टा टी बी डेल्टा टी एफ वर्ड यूज किया क्या, मोलैरिटी। यहाँ पर पाई वर्ड यूज किया मोलैरिटी, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वर्ड यूज किया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हो गया बेटा। चलो प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते हैं, तो पाई इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटा दोगे तो यहाँ पर हम कांस्टेंट लेंगे क्या, पाई एस एम टी। अगर 1 लीटर में बात कर रहा हूँ तो मैं कॉन्सेंट्रेशन कह सकता हूँ, तो m इज नथिंग बट द c इज नथिंग बट द मोल्स पर लीटर, तो मैं इसको CST लिख दूंगा। तो c क्या है, मोल्स है, c को खोल रहा हूँ तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम में इंटू s इंटू t भाई पाई स्टैंड्स फॉर ऑस्मैटिक प्रेशर। कॉपी करो बेटा ये पूरा 1 2 3 4 चारों स्टेप्स कॉपी करो। पाई स्टैंड्स फॉर ऑस्मैटिक प्रेशर, C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ब्रैकेट में लिख लो मोलैरिटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ब्रैकेट में लिखो मोलैरिटी, S सॉल्यूशन कांस्टेंट यानी कि S नथिंग बट द R, S इज नथिंग बट द R, वैल्यू 8.314 लीटर ATM, याद रखेंगे। S इज सॉल्यूशन कांस्टेंट, T टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। अब बेटा देखो कैलकुलेशन के लिए नंबर ऑफ मोल्स खोल दो, तो WB/MB मिलीलीटर में जनरली देते हैं वो लोग, 1000 बाय वॉल्यूम इन ml, यानी कि मोलैरिटी का फार्मूला आ गया S और T। ये फार्मूला अच्छे से याद रखेंगे। अगर मिलीलीटर दिए तो ऊपर 1000 जाएगा, लीटर दिए तो नहीं जाएगा। क्लियर? इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स वर्कआउट करेंगे। कॉपी करो जल्दी से, ये भी कॉपी करो भाई प्लीज, जल्दी कॉपी करो। हो गया। नेक्स्ट सर, हमने 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़े। सॉल्यूट का मोलार मास कैलकुलेट करने के लिए चारों यूज करना आपने बताया, क्योंकि टू डिटरमाइन द मोलार मास, या दूसरा नाम दिया था क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा आपको बताते चलूं, ऑस्मैटिक प्रेशर बेस्ट है टू डिटरमाइन द मोलार मास। कौन बेस्ट है? ऑस्मैटिक प्रेशर, OP इज ए बेस्ट टू डिटरमाइन द मोलार मास। मोलार मास डिटरमाइन करने के लिए, मोलार मास किसका बेटा? बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। सर क्यों, जरा रीजन बताइए। तो आपको मालूम है बायोमोलिक्यूल्स आर नॉट हाईली स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में टेम्परेचर का खेल है, तो बायोमोलिक्यूल टूट सकते हैं, और अगर मॉलिक्यूल टूट गया तो मोलार मास सही निकलेगा ही नहीं, तो दे आर अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर। और दूसरा पॉलीमर्स की सॉलिबिलिटी। इज इट क्लियर? तो बेटा बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स के मोलार मास, अगर एक बार क्वेश्चन भी बनाता, चारों में से बेस्ट मेथड कौन सा है टू डिटरमाइन द मोलार मास ऑफ पॉलीमर्स? पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल्स के मोलार मास को प्रैक्टिकली डिटेक्ट करने के लिए द बेस्ट इज ऑस्मैटिक प्रेशर। बेस्ट मेथड इज ऑस्मैटिक प्रेशर। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ? उम्मीद है ऑस्मैटिक प्रेशर समझ में आ गया होगा अच्छे से। कोई डाउट नहीं? चलो एक न्यूमेरिकल लिखो, कैलकुलेट द ऑस्मैटिक प्रेशर, कैलकुलेट द ऑस्मैटिक प्रेशर ऑफ ए यूरिया सॉल्यूशन
Calculate the osmotic pressure of a urea solution of 500 ml. 500 ml prepared at 273, prepared at 27 डिग्री लिख लो, prepared at 27 डिग्री सेल्सियस। एस इज दिया गया 8.314 लीटर एटीएम। चलो WB weight of urea is 20 ग्राम। यूरिया 20 ग्राम दिया गया, WB 20 ग्राम है। मॉलिक्यूलर मास यूरिया का आपको अब तक तो याद हो ही गया होगा, क्योंकि जो जर्नल पूछे जाते हैं उनको मैं शुरू से वही सॉल्यूट्स यूज कर रहा हूँ। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml है, टेम्परेचर 27। यहाँ पे आप केल्विन ऐड करोगे, जबकि डेल्टा टी बी डेल्टा टी एफ में डिग्री सेल्सियस जो दिया उसी को केल्विन मानना है। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंस से आया था, सब्ट्रैक्ट से आया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। एस की वैल्यू आपके पास है, पाई इक्वल्स टू WB अपॉन MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml इंटू S इंटू T। तो देखो मैंने कैलकुलेशन जल्दी हो जाए इसलिए मैंने डाटा बहुत इजी रखा हूँ। यहाँ पे 500 है इंटू 8.314 है इंटू 300 है। भाई ये 0 गया 1 टाइम, 3 टाइम गया, 3 1 टाइम, 300 टाइम हो गया। ये 1 2 0 चले गए, 5 1 टाइम, 5 2 टाइम। क्लियर हो गया? अब आप खाली 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16। 1 2 3 के बाद 0, 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगा दिए इंटू 10 का पावर 2। आपके पास ये ऑस्मेटिक प्रेशर आ गया एटीएम में। यहाँ तक पाई क्लियर हो गया? कोई डाउट? क्लियर भाई? हाँ या ना? कॉपी कर लो जल्दी से ये न्यूमेरिकल। अटेंडेंस सभी बच्चे लगाया करो, होमवर्क सब करो। होमवर्क करने से मुझे पता चलेगा आप सीख रहे या नहीं सीख रहे। देखो अपने को स्कोर अच्छा करना है। अगर आप चाहते हो कि आपका बोर्ड में 95% प्लस में स्कोर जाए तो आपको जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे वर्कआउट करो। जैसी डिफिनेशंस दे रहा हूँ वैसी डिफिनेशंस आपको लिखनी है। आ गया बेटा? यूनिट लिखना मत भूलो। ये हमने एटीएम में किया क्योंकि एस की यूनिट इसकी यूनिट करेगी। अगर एस पास्कल में लोगे तो पास्कल करना है, एस अगर टॉर में लोगे तो टॉर में करना। यहाँ तक क्लियर है? ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अपन वांट ऑफ फैक्टर के साथ ये यूनिट को ख़त्म करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे 2-3 लेक्चर्स तक। अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज़ सीखना है, जो समझ में नहीं आई उसको पूछना है। ओके, थैंक यू बेटा।